नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर अब बीजेपी की जासूसी करने के आरोप लगे हैं और इस मामले में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। मनीष सिसोदिया के साथ ही 6 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा, जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। आरोप यह है दरअसल कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों की जासूसी के लिए किया गया। एलजी दफ्तर के अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की जो शुरुआती जांच है उसमें यह सामने आया है कि फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल नेताओं की जासूसी के लिए किया गया। इस मसले पर दिल्ली बीजेपी आज एक विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन होगा, जिसमें दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी भी शामिल होंगे। तो ये बड़े आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं कि ये जो फीडबैक यूनिट जिसे एफबीयू कहा जा रहा है उसके मुद्दे पर अब दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। 2015 में बताया जा रहा है इसका गठन हुआ और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो तहत इस यूनिट का गठन किया गया था और जो विरोधी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी की जो भी विरोधी पार्टियां हैं, उनके नेताओं पर नजर रखने के लिए ये जो फीडबैक यूनिट है इसका इस्तेमाल किया गया। अब सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी और वो अनुमति मिल भी चुकी है सीबीआई को एलजी के द्वारा। और मनीष सिसोदिया के अलावा उनके साथ ही 6 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज होगा, जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो हैं वो यहाँ पर उनकी मुसीबतें हो सकता है कि बढ़ जाएं आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो सीबीआई केस दर्ज करेगी, ये सीबीआई का खुद का कहना है कि उसकी शुरुआती जांच में ये बात साफ हुई है कि जो जासूसी थी वो हुई थी और इसीलिए ये जो आरोप हैं ये लगाए गए थे और अब केस दर्ज होगा। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, ये बहुत बड़े आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर यहाँ पर लग रहे हैं। कैसे ये बात निकलकर सामने आई है और क्या कुछ शुरुआती जांच में सीबीआई के सामने आया? आज देखिए, ये 2015 में इस यूनिट का गठन किया गया था और 2016 में खुद विजिलेंस के डिपार्टमेंट ने इस पर आपत्ति जताई थी कि इस तरीके की यूनिट जो है उसका गठन किया गया है। नजीब जंग जब एलजी थे तो उस वक्त उनको शिकायत पहुंची कि इस तरीके की यूनिट जो है उसका गठन किया गया है। उसके बाद ये सारी जांच शुरू हुई और फिर नजीब जंग ने शिकायत को सीबीआई को फॉरवर्ड किया था। सीबीआई ने अभी जो अपनी जांच करने के बाद में अनुमति अब उपराज्यपाल से मांगी है कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की अनुमति मांगी है। तो अब एलजी ने अनुमति दे दी है, देखना होगा कि इस पर क्या होगा। लेकिन बीजेपी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आज एक प्रदर्शन भी है। बीजेपी का ये कहना है कि इस यूनिट का गठन जो है वो विरोधियों की जासूसी करने के लिए किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि बाकायदा जो है वो कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस यूनिट में भर्ती किया गया विरोधियों की जासूसी करने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा आरोप में कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो सीक्रेट फंड है उसको भी दिल्ली सरकार ने अलॉट किया। और अब बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रचार घोटाले में ये कहा गया सरकार की ओर से कि जिन अधिकारियों और जिन नेताओं ने इसमें प्रचार में वो शरीक हुए हैं या इस पे भाग लिया है, जैसा कि उनको रिकवरी की गई है उनके निजी खाते से, उस तरीके की ही जो रिकवरी है वो मनीष सिसोदिया से भी की जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस यूनिट का गठन किया था और बाकायदा जो है वो पब्लिक फंड का यूज़ करके 1 करोड़ रुपए का फंड उसमें दिया गया था। इस तरीके के आरोप लगे हैं। लेकिन ये मुद्दा अब काफ़ी दिल्ली की राजनीति में गर्म हो रहा है। आज इस मुद्दे पर बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन भी है और बीजेपी ने तमाम सारे गंभीर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए हैं। रवीश, क्या जो आरोप यहाँ पर बीजेपी लगा रही है उसमें क्या ये बात भी बीजेपी की तरफ से सामने आई है कि किन नेताओं की जासूसी की गई या जासूसी को लेकर किस तरह की जानकारी जो है वो सामने आई है? क्या कोई ऐसी बात बीजेपी की तरफ से सामने आई है या सिर्फ ये आरोप ही हैं अभी तक? जी देखिए, बीजेपी ने भी आरोप लगाया है और सीबीआई को भी कुछ प्राथमिक सबूत मिले हैं जरूर, तभी सीबीआई ने एलजी को बाकायदा एक आवेदन किया लिखित रूप से कि मनीष सिसोदिया के ऊपर में
केस दर्ज करने की इजाजत दी जाए। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चीजें होंगी। और चूंकि दिल्ली सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी 2016 में जब वो थे, तब उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि इस तरीके की यूनिट का आखिर गठन कैसे किया गया। तो ये सारी अभी शिकायतें हैं, लेकिन जब सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर किन किन नेताओं की अगर जासूसी करवाई गई तो क्यों जासूसी करवाई गई, क्या आम आदमी पार्टी के भी नेताओं का फीडबैक लिया गया। तो ये सारी बातें जब सीबीआई अभी तो केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है और एलजी की तरफ से इजाजत मिली है, लेकिन जब इस मामले की जांच बहुत गहराई के साथ में होगी तब इसमें कुछ और तथ्य आदित्य सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग में चल रही सुनवाई के बीच बुधवार को उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह अपील की है कि चुनाव आयोग इस मामले में अपना फैसला अभी ना सुनाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी से विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है और उद्धव ठाकरे की अपील ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाए। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से अपील की कि असली शिवसेना और धनुष बाण को लेकर चुनाव आयोग अपना फैसला फिलहाल नहीं सुनाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से चुनाव आयोग में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई चल रही है और 30 जनवरी को दोनों पक्षों ने लिखित में अपनी दलील चुनाव आयोग को सौंपी है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होगी, तो चुनाव आयोग अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सुनाए। वो भगोड़े हैं, वो उन्होंने भाग जाने के बाद हमने तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए। उसके ऊपर फैसला अभी उम्मीद है, अपेक्षा है कि इस महीने में हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी है, उसका अगर हम अभ्यास करें तो ये डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। समझ लो पल भर के लिए, जिसकी संभावना कम है कि चुनाव आयोग ने ये जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया। अगर सारी बातें देखें तो हमारी साइड जो है मजबूत है, तो हमारी ओर से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन अगर उनकी ओर से हुआ और कल जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो सिंबल और नाम का क्या करेंगे? मुंबई के अंधेरी पूर्व में हुए उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को फ्रीज कर दोनों पक्षों को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दिया था। लेकिन चुनाव आयोग में लगातार दोनों पक्षों की ओर से खुद को असली शिवसेना बताए जाने की दलील दी जा रही है। अब 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। इन सब पर शिवसेना की व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप है और इनके विधायकी को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है। उद्धव ठाकरे की अपील पर सीएम एकनाथ शिंदे तंज कसते नजर आए। हे प्रकरण आहे, न्यायप्रविष्ट आहे, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे, त्यामुळे आम्ही न्यायप्रिय लोक आहोत। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, अदालत पर हमारा विश्वास है, लोकतंत्र के नियमों का हम पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे लिए अंतिम होगा। अगर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन करेंगे, सलाह देंगे, तो उनके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। आता काही लोक सुप्रीम कोर्टाला जर मार्गदर्शन करायला लागले, सल्ले द्यायला लागले, तर मी त्याच्यावर काय बोलू शकतो? शिवसेना पार्टी का क्या भविष्य होगा, ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में ही तय किया जाएगा और इसलिए शिवसेना के जो दोनों गुट हैं उनकी अलग अलग मांगे सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे खेमे को यह भरोसा है कि चुनाव आयोग में उनकी दलील मजबूत है और चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में आएगा। तो वहीं उद्धव ठाकरे खेमे को यह भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे और यह सरकार गिर जाएगी। और ऐसे में वो ये अपील कर रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, चुनाव आयोग अपना फैसला ना सुनाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
और अब देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इसका पहला खंड हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक का एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर तैयार है। अब दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 2.5 घंटों में मुमकिन हो पाएगी और इस दूरी को फिलहाल तय करने में 4 से 5 घंटों का वक्त लगता है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। अभी हम हैं देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। हरियाणा के सोहना से मुंबई तक 1380 किलोमीटर की दूरी है और इसके पूरा होने के बाद 24 घंटे का सफर 12 घंटे में कर पाना मुमकिन हो पाएगा। लेकिन 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले खंड सोहना से दौसा का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी दूरी 225 किलोमीटर की है। जाम की झाम से दूर एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरती गाड़ी। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना से दौसा का हिस्सा है, जो जल्द ही आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है और इससे दिल्ली जयपुर की दूरी घटने वाली है। हमारे 246 किलोमीटर का स्ट्रेच तैयार है पूरी तरह से, जिसमें किलोमीटर 180 पे इंटरचेंज बना हुआ है जो जयपुर के लिए आता है और दिल्ली से दौसा सेक्शन दालसोट सेक्शन हमारा पूरा तैयार है। इस एक्सप्रेसवे पर छोटी कमर्शियल गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ी कमर्शियल गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा और निजी गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भर सकती हैं। 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे का फायदा लोग फिलहाल राजस्थान में दौसा तक उठा सकेंगे। ये पूरा एक्सप्रेसवे सोलर चार्जिंग वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो है ही, साथ में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं न हो। उसके लिए एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ इस तरीके की फेंसिंग की गई है ताकि इस पर जानवरों की आवाजाही न हो पाए। जगह जगह एक्सप्रेसवे पर साइनेजेस भी लगे हैं, जिनमें जरूरत के टोल फ्री नंबर से लेकर अस्पताल, रेस्ट रूम और तमाम सर्विसेज की जानकारी दर्ज है। इंटरचेंज के जरिए कनेक्टिविटी का ख्याल भी रखा गया है, लेकिन इसमें दाखिल होने की एक कीमत होगी, जिसको लेकर टोल प्लाजा भी तैयार है। टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक बड़ा इंटरचेंज है जो हरियाणा के शहरों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ कुंडली और मानेसर है तो दूसरी तरफ पलवल और तीसरी तरफ फरीदाबाद, यानी कनेक्टिविटी का भी पूरा ख्याल इस एक्सप्रेसवे पर रखा गया है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 तक होना है और इसको कई चरणों में खोलने की योजना है, लेकिन फिलहाल सोहना से दौसा का मार्ग खुल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और उधर गुरुग्राम में आज दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक सामान्य रहेगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पहले सुबह 9 से 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक में फेरबदल की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने ये साफ किया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल आज गुरुग्राम में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और ट्रैफिक के बारे में भी बता रहे हैं। तो जैसा कि कल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू करी थी कि ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, ये 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो 6 घंटों के लिए बंद किया जाएगा राष्ट्रपति की विजिट के लिए, गुरुग्राम विजिट के लिए। लेकिन उसके बाद कल रात गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी विड्रॉ करी जा चुकी है। इनफैक्ट जो पुलिस चीफ हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने ये भी कहा कि वो एडवाइजरी सीनियर ऑफिशियल से कंसल्टेशन के बिना इशू करी गई थी, तो इसी वजह से वो एडवाइजरी विड्रॉ कर ली गई है। कल देखिए कई रिहर्सल्स भी हुई थी। गुरुग्राम पुलिस काफ़ी घंटों तक रिहर्सल्स करती रही और उसके बाद ही तय हुआ कि जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो बाकी दूसरे विकल्प हैं प्रेसिडेंट के मोटरकेड के स्मूथ मूवमेंट के लिए, उनको चुना जाए और ये हाईवे बंद ना किया जाए। क्योंकि देखिए ये बहुत क्रूशल हाईवे है, ये दिल्ली से जयपुर कनेक्ट करता है कई कम्यूटर्स को डेली बेसिस पर, और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट है। तो ये इसीलिए तय किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि
ये हाईवे बंद नहीं किया जाएगा। अच्छा देखिए, एक ज़रूरी बात उन्होंने ये भी कही है कि माइनर स्टॉपेजेस होंगे, कई की इंटरसेक्शंस जो हैं वहाँ पर 4-5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोकी जा सकती है और ये प्रोटोकॉल है। जो प्रेसिडेंट का मोटरकेड जो है जब मूव करता है तो 4-5 मिनट के स्टॉपेजेस और डिलेज होते हैं, तो वो हो सकते हैं। वो पुलिस ने बोला भी है कि की इंटरसेक्शंस पर टीम्स भी डिप्लॉय करी हुई हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि स्मूथ मूवमेंट हो ट्रैफिक का। देखिए, कल जब ये एडवाइजरी इशू करी गई थी कि ये हाईवे बंद कर दिया जाएगा 6 घंटे के लिए, तो बहुत इस पर अप्रोर हुआ था। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि भाई राष्ट्रपति की प्राइवेट विजिट के लिए एक हाईवे जो इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है वो 6 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। तो उसके बाद देखिए वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो एडवाइजरी जो पहले थी वो विड्रॉ कर ली गई है। स्मूथ मूवमेंट होगा पूरा ट्रैफिक का, कई जगहों पर स्टॉपेजेस और डिलेज हो सकते हैं। तो जो लोग दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करें, जयपुर से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं। बस ये दिमाग में रखें कि देखिए आपको 10-15 मिनट के डिले हो सकता है, लेकिन कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस इस हाईवे पर नहीं किए जा रहे। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत दिख जाती है, जहां टूटी जर्जर इमारतें और शिक्षकों की कमी देखी जाती रही। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में ग्रामीणों और शिक्षकों ने एक मिसाल कायम की है। बिना सरकारी मदद के सीहोर जिले के सारे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन गई है। ग्रामीणों और शिक्षकों ने दान देकर करोड़ों रुपए जमा किए और ये कमाल कर दिखाया, जो सबके लिए एक बड़ा उदाहरण है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की एक खास रिपोर्ट। और आज मैं दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के अपने अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। चिड़िया चूचू करती है, पाँच जाओ तो रहती है, दिन में दाना खाती है, रात पड़े सो जाती है। जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बच्चों की क्लास को स्मार्ट बनाने के लिए दान दिया है। बच्चे टीवी देखते हुए सबक समझ रहे हैं। अकावालिया की इस प्राथमिक शाला में 90 बच्चे हैं, 3 शिक्षक। गांव वालों और शिक्षकों के सहयोग से नन्हे बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं। इनके पुस्तकालय की तस्वीर भी खास है। बच्चों की लंबाई के हिसाब से शेल्फ लगे हैं, किताबें जमी हैं। बच्चे मौखिक रूप से हर एक चीज के विषय में बोलना सीख गए हैं। जब हमारी स्मार्ट क्लास बनी है तो उसको देख के बच्चे उसमें जो गायन की, खेल की जो गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से बच्चे और ज्यादा उनके जो सीखने की गति है उसमें बढ़ाव आया है सर, ये चीज मैं देख रही हूँ। और भी हम खेल गतिविधियां, उसके बाद में स्मार्ट क्लास बनने के बाद बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हमारे। यहाँ से हम बढ़े सोयत हाई स्कूल की तरफ। स्कूल में घुसते ही वो बोर्ड दिखा जिसमें ग्रामीणों, शिक्षकों, यहाँ तक कि वहाँ पदस्थ अधिकारियों की भी सूची थी, जिनकी वजह से 1ली से 10वीं तक का ये स्कूल स्मार्ट स्कूल में तब्दील हुआ है। 200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 5 रेगुलर शिक्षक हैं, 4 अतिथि। बच्चे कहते हैं कमी स्मार्ट क्लास से पूरी करते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी और लिखावट इतनी साफ कि लगे टाइपिंग की है। परेड बर्बाद होता है तो अपन टीवी के द्वारा पढ़ सकते हैं। टीवी आ गई तो हमारी पढ़ाई नहीं रुक सकती है टीवी के द्वारा। अगर परेड हमारा बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर क्लास टीचर अभी नहीं आ रहे परेड वाले, तो हम टीवी के द्वारा पाठ निकाल कर जिस पे हमें डाउट है उसको निकाल कर हम पढ़ाई कर सकते हैं टीवी से। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, पर इसके माध्यम से पढ़ाई अच्छी होती है और इसे हम कंपटीशन में तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। हाँ। तो कंपटीशन करके क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। हाँ। शिक्षकों के लिए, प्रशासन के लिए भी अनुभव अलग है। पढ़ने के स्तर में ये बदलाव आया है कि एक मोटिवेशन मिला, बच्चों को नई नई विधियां सीखने को मिली है। और मैं सबसे ज़्यादा हमारे इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्कूल के शिक्षकों को, हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम सोयत के जितने भी लोग हैं जो हमारे, उन्होंने बहुत तहे दिल से हमको सहारा दिया है। और जो एक क्लास में जो उन्होंने टीवी भी दी है दान में, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। 320 स्कूल है हमारे ब्लॉक में, जिसमें 320 स्कूल में एक टीवी तो आई चुकी है। उसके अतिरिक्त 83 ऐसे स्कूल हैं जिनमें हर क्लास स्मार्ट क्लास हो गई है, और ये सब शिक्षकों और दानदाताओं के योगदान से हुआ है। नसरुल्लागंज का सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल तो पूरी तरह से बदल गया। बाहर लगे बोर्ड में मेधावी छात्रों की उपलब्धि थी। अंदर 11वीं 12वीं के बच्चे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे।
जब हम लोगों ने केमिस्ट्री की बात की, हम बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाते थे तो बच्चे बहुत सारी चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पाते थे। हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की लगा रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते थे कि इसकी ऑरेंज फ्यूम्स कैसे आएंगी। जब हम ओ लैब्स के माध्यम से या अमृता लैब्स के माध्यम से पहले बच्चों को यहाँ डेमो कर देते हैं, उसके बाद हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करवा लेते हैं, बच्चा विजुलाइज करता है, देखता है, और उस वीडियो को जब वो क्लासरूम के साथ साथ लैब में जाकर वो इम्प्लीमेंट करता है तो ही वाज वंडर्ड। मैं अपना अगर TLM बनाती हूँ तो इसमें आसानी से मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा सकती हूँ। और वाइट बोर्ड का भी यूज़ बहुत अच्छा है, बच्चों का अट्रैक्शन भी इसमें अच्छा बढ़ता है, तो बच्चे अच्छे से इसमें समझ पाते हैं। कोई बदमाशी करता है तो अब तो चौक फेंक के मार नहीं पाती होंगी आप? नो सर, लेकिन ध्यान रहता है सर। प्रतिभा उइके डॉक्टर बनना चाहती हैं, राघवेंद्र यादव इंजीनियर। दोनों को लगता है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पहले क्लास में फिर लैब में। स्कूल के माहौल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत चेंजेस हुआ है। तब जो सर ने अभी बताया कि लैब में हम जो मतलब केमिकल्स के बारे में जो भी कुछ भी होता था तो इतने समझ नहीं पाते थे। अब वही चीज़ के बारे में हम पहले ये बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम पहले ही देख सकते हैं कि ये कैसे होता है और किस टाइप से। और जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं लैब में तो हम उस चीज़ के बारे में मतलब क्लियर हो जाते हैं। लैब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें पहले देखो फिर लैब में प्रैक्टिकल करो, अच्छे से हो जाता है। इसी स्कूल में प्राइमरी के बच्चे भी इन स्मार्ट क्लास से कहानियों, किस्सों के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, खेलों के जरिए अपने सबक सीख रहे हैं। हमने पूरे स्टाफ ने लगभग 2 लाख रुपए का कलेक्शन करा है। अच्छा। और उससे हमने टीवियाँ खरीदी है और पूरे क्लास को मतलब पहली से लेकर 12वीं तक की हर क्लास को हम स्मार्ट क्लास में बदल रहे हैं। तो हमारी सारी क्लास कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक स्मार्ट क्लास हो जाएगी, तो हमारा बच्चा भी स्मार्ट हो जाएगा। सीहोर जिले में कुल 1552 स्कूल हैं, जिनमें 1768 टीवी लग चुके हैं। इन स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने में शिक्षकों और ग्रामीणों ने लगभग 4 करोड़ 25 लाख का दान दिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शिक्षकों ने खुद से इतिहास रच दिया है। जिले के हर क्लास को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया गया है, वो भी जनता के और खुद के सहयोग से। सोयत में अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको तमाम खबरें दिखाते हैं और आज जो 2 घंटे में हमने आपको खबरें दिखाई है उसमें से आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो पहली खबर है, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि 140 करोड़ लोग मेरा कवच है। दूसरी खबर यहां पर सामने आई है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उस पर अब अपने विपक्षियों की जासूसी के आरोप लगे हैं और CBI को LG ने मंजूरी भी दे दी है मामला दर्ज करने की। तीसरी खबर गाजियाबाद से, जहां पर कोर्ट में तेंदुए ने मचाई दहशत, करीब 6 लोगों को किया घायल लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। चौथी खबर तुर्की से आई, जहां पर भूकंप के बाद अब बर्फबारी की मार तुर्की झेल रहा है और अब तक तुर्की और सीरिया में 15,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और पांचवी खबर, अमेरिका ने यहां पर चीनी गुब्बारे को लेकर ये दावा किया है कि अनुसंधान नहीं, वो गुब्बारा जासूसी कर रहा था। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुनना है, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।